बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं एनिमल्स प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जेनेटिक्स के ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि एनिमल हस्बेंड्री जो हमारी एक सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, न्यूट्रिशन पे, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट पे, जेनेटिक्स पे, पोल्ट्री साइंस पे भी होगी हमारी। तो इसका थर्ड लेक्चर आज हमारे पास है, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के चारों टॉपिक्स में से ये थर्ड हमारा लेक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये सारे का सारा जो जेनेटिक्स है ये विरासत के ऊपर है। आपके एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक कितने करैक्टर्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स। जीन्स की स्टडी होती है इसमें। उसके बाद फिर इट इज पासिंग ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, पहले जीन्स की स्टडी, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर इन जीन्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर किया कहलाएगा हमारे पास जेनेटिक्स। उसके बाद फिर डिफरेंसेस इन ऑर्गेनिजम्स आर ड्यू टू डिफरेंसेस इन जीन्स विच हैव रिजल्ट फ्रॉम। अब एक ही नस्ल के जानवरों में, यानी कि इंसानों में देख लें, सारे इंसान एक जैसे हैं लेकिन उनके अंदर सिमिलरिटीज़ नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि जीन्स के डिफरेंसेस की वजह से। जीन्स एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। ठीक है, उन जीन्स के मुख्तलिफ होने की वजह से करैक्टरिस्टिक्स हर बंदे के, हर इंसान के मुख्तलिफ, हर जानवर के मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद फिर इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब वो मैंने बात की है ना कि डिफरेंसेस होते हैं, कैसे, किन वजह से? इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन की वजह से भी आ सकते हैं बाज़ औक़ात म्यूटेशन, या आगे हम बात करेंगे म्यूटेशन होता क्या है। उसके बाद फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से, उसके बाद फिर सिलेक्शन की वजह से। ये सारे वामल होते हैं जिनकी वजह से करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस आते हैं, तब्दील होते हैं एक दूसरे से। उसके बाद फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग एरिया इन बायोलॉजी। बायोलॉजी की ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज़ फंडामेंटल फॉर कम्प्रिहेंशन ऑफ लाइफ। अगर हम ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, ज़िंदगी के अवामल को समझना चाहते हैं, ज़िंदगी व्हाट इज़ लाइफ, तो उसका बेसिक, अगर व्हाट इज़ लाइफ का आंसर ढूंढना है तो जेनेटिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे ज़िंदगी बनी है, किधर से स्टार्ट हुई, कैसे ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस आगे बढ़ा, कैसे ये करैक्टर्स एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुए आगे, और कौन से करैक्टर्स ट्रांसफ़र हुए, कैसे इनके अंदर डिफरेंसेस वगैरह आए, तो इस सारे का सारा जेनेटिक्स के अंदर ही आएगा। तो व्हाट इज़ लाइफ का जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है ना एक व्यू, वो जेनेटिक्स को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डायरेक्ट्स सेलुलर फंक्शंस। इसी तरह से जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन लेने के बाद, यानी कि जेनेटिक्स को पढ़ने के बाद, हमें सेलुलर फंक्शंस का भी पता चलता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेल्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद फिर डिटर्मिन्स एन ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। जेनेटिक्स ही जो हमारे जानवरों के जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको डिफाइन करते हैं। लिंक्स जनरेशंस इन एवरी स्पीशीज़। हर एक स्पीशी है, उनके नस्ल दर नस्ल जानवर चलते हैं। ठीक है, और उन जानवरों को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, यानी कि एक जीन दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है और लेकिन वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के जीन्स। ठीक है, नॉलेज ऑफ जेनेटिक प्रोसेसेस आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड अदर डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी सच एज मोलेकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी। यानी कि जेनेटिक्स को पढ़ने के बाद हम दूसरे जो बायोलॉजी के फील्ड्स हैं, डिसिप्लिन हैं, उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो कौन से हैं? मोलेकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी। इवोल्यूशन उसके बाद फिर जेनेटिक्स दस यूनिफाइज बायोलॉजी एंड सर्व्स एज इट्स कोर। ठीक है, बायोलॉजी ही जेनेटिक्स ही बायोलॉजी को डिफाइन असल में कर सकती है और यही इसकी असल बुनियाद है। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स की अगर बात करें, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक्स इज़ टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। जो सबसे बेसिक फंक्शन है, सबसे बेसिक एप्लीकेशन है, जो सबसे बड़ा मकसद है जेनेटिक्स को पढ़ने का, वो क्या है कि हम अपने जानवरों के जो करैक्टरिस्टिक्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जा रहे हैं उनको स्टडी कर सकें। येट इट इज़ अप्लाइड इन द फॉलोइंग फील्ड्स। लेकिन जेनेटिक्स बहुत बड़ी फील्ड है, इसको हम और भी जो फील्ड्स हैं हमारी ज़िंदगी के साथ इंटरकनेक्टेड हैं उनमें भी स्टडी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्टडी किया जा रहा है जेनेटिक्स को, वो किधर किया जा रहा है? एग्रीकल्चर में।
एग्रीकल्चर में प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी। प्लांट्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह की प्लांट स्पीशीज़ बनाई गई हैं, मुख्तलिफ प्लांट ब्रीड्स तैयार की गई हैं एनिमल्स में, जो कि कमाल की उनकी ग्रोथ है। इस तरह से उनकी रेजिस्टेंट टू डिजीज़ मुख्तलिफ डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स डेवलप करके उनकी आगे नस्ल बढ़ाई गई है। इस तरह से आगे मेडिसिन में, सोसाइटी में, इसी तरह से जेनेटिक काउंसलिंग, लीगल एप्लीकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। ब्रीडर्स यूज जेनेटिक नॉलेज टू डेवलप इकोनॉमिकली सुपीरियर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ब्रीडर होता है वो क्या करता है, जो जेनेटिक्स का नॉलेज है उसको इस्तेमाल करते हुए जानवरों की या फिर प्लांट्स की आला तरीन जो क्वालिटीज़ की, जो सुपीरियर क्वालिटी की वैरायटीज़ होती हैं वो तैयार करता है। टू फीड हंग्री वर्ल्ड, ताकि वो जो ज़रूरत है इंसानों की आबादी बढ़ने के साथ साथ उनको पूरा किया जा सके। इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन इंक्रीज्ड अनक्वेश्चनेबली बाय द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। यानी कि जानवरों और पौधों से हमारी जो खुराक की पैदावार है वो बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ गई है, और ये एक अच्छी चीज़ है। जेनेटिक्स के इस्तेमाल से हमारे खुराक भी जो तादाद है वो बढ़ गई है, क्वांटिटी। इस तरह से बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड कॉर्न। हाइब्रिड सीड कॉर्न जो कि एक सुपीरियर वैरायटी है, ठीक है, जिसकी प्रोडक्शन भी हमारी जो पहली वैरायटीज़ थी उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से ये किसने डेवलप की थी, G.H. Shull इन 1909 वेयर डिस्कवर्ड दैट सुपीरियर स्ट्रेन ऑफ कॉर्न कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडाइजिंग टू इनब्रेड स्ट्रेन। आगे हम सारा कुछ पढ़ेंगे, इनब्रेड क्या होता है, ये सारा कुछ, ठीक है। स्ट्रेन he developed a combination which have better yield production and called it hybrid seed corn। कौन था ये जिसने हाइब्रिड सीड कॉर्न के जो वैरायटी डेवलप की, G.H. Shull इन 1909, ठीक है। हाइब्रिड मीन्स प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय मैनी जनरेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या है, इट इज द मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। अदर इनब्रीडिंग फॉर्म्स इन एनिमल्स आर फुल सिप मेटिंग, हाफ सिप मेटिंग, सन और डैम मेटिंग, इस तरह सायर और डॉटर मेटिंग। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड कॉर्न stimulated greater interest in methodology and technique of plant breeding। अब वो जो हाइब्रिड सीड कॉर्न प्रोड्यूस कर दिया था ना G.H. शल ने, उसने फिर बुनियाद रख दी कि भाई ब्रीडिंग्स को हमें पढ़ना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन उसको हासिल किया जा सके। क्यों, ताकि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को स्टडी किया जा सके, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए जा सकें। इस तरह से जेनेटिक टेक्निक्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रेन्स ऑफ प्लांट्स मोर रेजिस्टेंट टू एनिमल्स, पेस्ट, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन डैमेज क्रॉप्स, ठीक है। अब इन एनिमल्स से बचाने के लिए, यानी कि वही मैंने जो पहले बात की ना, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज तैयार करना, वो तैयार की जा सके। न्यू क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट वैरायटीज by क्रॉसिंग टू डिफरेंट स्पीशीज। एनिमल ब्रीडिंग की अगर बात की जाए, सबसे पहले हमने बात किया प्लांट ब्रीडिंग की, अब एनिमल ब्रीडिंग। टोटल एनिमल फूड प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ प्लांट्स कंज्यूम्ड। इस तरह से काउस नाउ गिव मोर मिल्क एंड बीफ, लेयर्स प्रोड्यूस मोर एग्स एंड ब्रॉयलर चिक्स ग्रो मोर फास्टर टू प्रोड्यूस मोर मीट पर केजी ऑफ फीड कंज्यूम्ड, ठीक है। To provide adequate animal breeding services for improvement and upgradation of local indigenous breeds। वही बात है कि हमने सुपीरियर वैरायटीज़ को तैयार करना है ताकि हमारा जो लोकल इन्वायरमेंट है उसके मुताबिकत को सामने रखते हुए हमने अपने एनिमल्स को वैरायटीज़ ऐसी तैयार करनी है जो कि हमारे जो लोकल इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, जो हमारी रेनफॉल सीज़न है उसको वो अच्छी तरह से सस्टेन कर सके, अच्छी तरह से एंड्योर कर सके।
अब ह्यूमंस के अंदर क्या इस्तेमाल हो सकता है इसका? मैन हिमसेल्फ इज़ द सब्जेक्ट टू लॉज ऑफ जेनेटिक्स। सबसे ज़्यादा जो लॉज को स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स के, वो ह्यूमंस में है। एन एस्टिमेशन ऑफ अबाउट 2000 जेनेटिक्स डिजीजेज इन ह्यूमंस, यानी कि जेनेटिकली जो हमारी डिजीजेज होती हैं वो कितनी हैं? तकरीबन 2000 के करीब इंसानों के अंदर है। ठीक है, इनके ऊपर फिर स्टडी भी तो उतनी होनी है ना। फिर about 15 to 20% newborns are affected by one or more hereditary problems। हर साल कहते हैं कि 15 से 20% जो बच्चे हैं न्यूबॉर्न्स, ठीक है, नवमलूद बच्चे, वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स में का शिकार हुए होते हैं। मैनी डिजीजेज एंड एबनॉर्मेलिटीज हैव जेनेटिक basis। Many diseases and abnormalities have genetic basis. For example, hemophilia, some type of diabetics, hemolytic icterus और some form of deafness। ये सारी के सारी जो हमारी genetic diseases हैं ये उनकी वजह से हो सकती हैं। Several hemoglobin abnormalities हो सकती हैं, RH incompatibilities हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर रिकग्निशन ऑफ दीज इनहेरिटेड नेचर इज इम्पोर्टेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ देयर फ्यूचर पॉसिबल अक्रेंस इन गिवन फैमिली सो डैट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी टेकन। अब ये ऊपर जो मैंने डिजीजेस या फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज बयान की हैं, इनको स्टडी करना इस तरह से अच्छा होगा हमारे लिए ताकि हम फ्यूचर जो हमारे इन फ्यूचर में इनसे बचा जा सके, ताकि फ्यूचर में हम इनसे बचाव के लिए इक़दाम कर सकें। आपके फैमिली के अंदर अगर ये चीज़ पाई जा रही है तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। क्रोमोसोमल एनालिसिस कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इन फीटस, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड अडल्ट। ठीक है, अब न्यूबॉर्न जो बिल्कुल छोटे न्यूबॉर्न नवमलूद बच्चे होते हैं या फिर बड़े में भी जो हमारी क्रोमोसोमल एनालिसिस की वजह से हम एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। amniocentesis, amniotic fluid and fetal cells taken from pregnant women are analyzed for genetic disorders। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको एनालिसिस करने के बाद हम जो एक प्रेग्नेंट वूमेन होती है इंसानों के अंदर, ये इंसानों की बात हो रही है, ठीक है, प्रेग्नेंट वूमेन वो फ्लूइड लेके हम एनालिसिस करके एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी एबनॉर्मेलिटीज is there or not, if the fetus is in their correct position or in the right condition or not। ठीक है, genetics can also be used in the prevention of non-infectious abnormalities। For example, exanthoma tuberosum, it is characterized by appearance of numerous nodules and tumors in the body and may involve then heart or blood vessels, sometime with fetal results। एक्सेनोथोमा ट्यूबरसम क्या होता है कि ट्यूमर्स बन जाती हैं बॉडी के अंदर या फिर न्यूडल्स बन जाती हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए या फिर ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। दीज न्यूडल्स डेवलप ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये सारी ऊपर वाली डिजीज़ होती है। एक्सेंथोमा ट्यूबरोसम किसकी वजह से होती है? कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाने की वजह से। If a person knows that a gene for this condition is present in his family, he can have frequent checks for cholesterol level of his blood। वही चीज़ का हमने अगर एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जा रही हैं फैमिली के अंदर तो वो फ्रीक्वेंट चेक्स यानी कि एक पीरियोडिकली चेकअप मेडिकल चेकअप के थ्रू वो इन बीमारियों से बच सकता है। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो जांच सकता है कितना है कितना नहीं, और इस तरह से वो एहतियात करके बच सकता है। If cholesterol level becomes unduly high, he may go on low cholesterol diets to avoid the danger of abnormality। वही चीज़ कि वो बचेगा कैसे? अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल सपोज अगर ज़्यादा है तो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इस तरह से वो एहतियात करेगा तो बच भी जाएगा। यूजेनिक्स क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ह्यूमन हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैव बीन टर्म्ड एज यूजेनिक्स। Study and control of various means of improving human hereditary characters have been termed as eugenics। यानी कि
ह्यूमंस के अंदर जो हेरेडिटरी करैक्टर्स होते हैं एक नस्ल से दूसरे वालिदैन से बच्चों में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उन करैक्टर्स को स्टडी और उनके कंट्रोल यानी कि उनको बेहतर बनाना या फिर डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम करना चाह रहे हैं तो उस सारे के सारे सिनेरियो को हम क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं, हम यूजेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं। अब ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव यूजेनिक्स और नेगेटिव यूजेनिक्स। पॉजिटिव यूजेनिक्स क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद द इनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बाय फैसिलिटेटिंग एन इंक्रीज और एट लीस्ट गार्डिंग अगेंस्ट डिक्रीज इन फेवरेबल ट्रेड्स। यानी कि यहाँ तो हमने जो फेवरेबल करैक्टरिस्टिक है उनको हम बढ़ाना है या फिर अच्छे वाले जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं इंसानों के अंदर, उनको बचाना है ताकि वो भी ख़त्म ना हो जाए। ये होगी पॉजिटिव यूजेनिक्स। और नेगेटिव यूजेनिक्स क्या होता है? अटेम्प्ट्स टू क्रूशियल curtail defective hereditary traits by limiting or preventing their reproduction। इसके अंदर जो डिफेक्टिव हेरिडिटी ट्रेट्स हैं उनको या तो लिमिट करना है यानी कि कम कर देना है, या फिर उनसे रिप्रोडक्शन के दौरान यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र को रोकना है। जेनेटिक एजुकेशन एंड प्री मार्शल मेडिकल टेस्ट कैन प्ले अ रोल इन रिड्यूस जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर प्री मार्शल यानी कि शादी से पहले जो मियाँ और बीवी अगर टेस्ट करवा ले जाए तो उससे हम जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज से बच सकते हैं। जेनेटिक काउंसलर, द प्रोसेस बाय विच पेशेंट्स और रिलेटिव्स आर एट रिस्क ऑफ अ डिसऑर्डर दैट मे बी हेरेडिटरी आर एडवाइज्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसऑर्डर, the probability of developing or transmitting it, and of the ways in which this may be prevented, avoided or ameliorated। Potentials of genetic counseling क्या होता है? Today clinical tests can be carried out on heterozygotes for many hereditary disorders। ठीक है, after obtaining such information on both potential parents, the risk of producing an afflicted offspring यानी को जो ऑफस्प्रिंग इफेक्टेड होगा उसके चांसेस को कम कर देगा। इफ़ फैमिली हिस्ट्रीज इंडिकेट अ हाई रिस्क ऑफ जेनेटिक डिजीज, अ पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ फिटस इज ऑफन फिजिबल। अगर फैमिली के अंदर ही जेनेटिक डिजीज पाई जा रही हैं तो फीटस का प्री यानी कि बर्थ उसका टेस्ट करवा लिया जाए बच्चे का, तो वो भी एक अच्छा चीज़ हो सकती है। सच टेस्ट आर नाउ अवेलेबल फॉर मोस्ट cytological and over 70 other hereditary anomalies, amniocentesis or surgical sampling procedure। पीछे हमने एमनियोटिक फ्लूइड की भी बात की थी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, अब ये फीटस की बात हुई है, इसके अंदर भी एमनियोटिसिस होता है। द बर्थ ऑफ एबनॉर्मल इन्फेंट इज इमेजरेबल ट्रॉमा टू द फैमिली। अब ये एक बहुत ही बड़ा हादसा होता है किसी भी फैमिली के लिए अगर एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए। In such cases, they may not opt for termination of pregnancy if law permits। अगर उनके लॉज उसको परमिट नहीं करते, उनको इजाज़त नहीं देते, उनका मज़हब उनको इजाज़त नहीं देता कि वो बच्चे को अबॉर्शन करवा सके, तो वो नहीं करवाते। This involves moral and religious consideration on the part of parents। Sometimes when risk seems too great, a couple may decide to forego having children of their own and rely upon adoption। यानी कि अगर ये रिस्क जो है वो नस्ल दर नस्ल ही चलता जा रहा है तो फिर वो कपल जो है वो बच्चे पैदा करना या बच्चों के बारे में सोचना बंद कर सकता है और किसी दूसरे से बच्चा लेकर पाल सकता है, यानी जिसको हम अडॉप्शन कहते हैं, अडॉप्ट करते हैं। इन सच अ वे मैनी ट्रेजेडीज कैन बी अवॉइडेड। इस तरह से बहुत सारे जो एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वो उनसे बच सकते हैं। जेनेटिक काउंसलर्स कहाँ क्लिनिकल जेनेटिक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेटिक नर्स स्पेशलिस्ट हो सकती है जेनेटिक काउंसलर, ठीक है। इस तरह से जेनेटिक एसोसिएट्स जो कि साइंस ग्रेजुएट्स वगैरह होते हैं। इस तरह से काउंसलर्स इन स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, यानी कि स्पेशलिस्ट जो होते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के, वो भी आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शुड बी एबल टू कम्युनिकेट जेनेटिक इश्यूज़। कहते हैं कम अज़ कम जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन सब को इस काबिल होना चाहिए ताकि वो जेनेटिक्स डिजीज़ को रिलेट कर सकें, बयान कर सकें।
जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए जेनेटिक डिजीज इन ए फैमिली। इस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज जीनोटाइप इन ए फैमिली। जेनेटिक टेस्टिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर मोस्ट सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। लीगल एप्लीकेशंस अगर बात की जाए तो मैनी कोर्ट केसेस रिलाई ऑन geneticists for a valuable testimony. Questions of disputed parentage, baby makes up in hospital, ठीक है, उन सूरतों में भी लीगल एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन वगैरह, यानी कि बच्चों की हवालगी वगैरह उसको फिर करना, यानी कि मिक्सअप होने के बाद फिर बच्चों को हवाले भी तो करना है अच्छा पेरेंट्स के हवाले, तो वो भी उसमें भी हम जेनेटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जेनेटिसिस्ट होते हैं वो सारे का सारा प्रोसेस करते हैं। इस तरह से स्पॉट ऑफ इलिजिटिमेट चिल्ड्रन, स्टेट इनहेरिटेंस के अंदर भी लीगल एप्लीकेशंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है जेनेटिक्स। These are the some of the legal problems on which court may turn for specific solutions. Conclusion: there are few examples discussed as enough to demonstrate that principles of genetics pervade all aspects of human life. It makes good sense to gain an understanding of these principles. तो ये था आज का लेक्चर। आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक का बटन आपके पास है, अंगूठा नीचे को है, दबा दीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।